उन्होंने एक मेडन होटल ड्रॉ किया जिसमें भी गड़बड़ हुई। इस सुनने में यही आया कि रजिस्ट्री तो पहले 1-1.5 महीना पहले ही हो चुकी थी। उन मेंबर्स को प्लॉट नहीं मिले थे, उन लोगों को कुछ पैसा देके उनके मुंह बंद कर दिए गए थे। वैसे स्वामी जी ने कभी इस चीज़ का अपने मुंह से नहीं बोला कि जगदीश बाबा ट्रस्टी है। जगदीश बाबा ही बोलता है कि वो ट्रस्टी है। एक अमरदेव एजुकेशनल ट्रस्ट की ट्रस्टी बनी 14th डे ऑफ फरवरी 1986 में। इसकी 4.4 पे स्कूल बन जाएगा और 3.3 पे एग्री मेंबर्स के फ्लैट्स बन जाएंगे। 3-4 छोटे छोटे झुग्गी नुमा कमरे हैं जिसमें प्राइवेट किचन चल रही है। और चिकन की रेडी स्वामी अमरदेव के वहाँ पे लगी हुई हमने पाई थी जब हम गए थे। जो मेडन होटल के बाद में ईश्वर सिंह और माटा पे एक सीबीआई इंक्वायरी भी हुई थी और वो जेल भी गए थे, और उसके तुरंत आते ही उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि नहीं, हम सारे मेंबर्स को अब अलॉटमेंट कर देंगे ना। और ट्रस्ट कैसे कहता है कि मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है। ट्रस्ट हर WPC में पार्टी है तो रिकॉर्ड तो उनके पास भी होना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं 48, WPC कहती है 37। क्या आपके वकील आपको सच नहीं बताते? क्या आपका ट्रस्टी जो डेरावाल नगर में बैठा है, जो ईश्वर सिंह का हैंड इन ग्लव है, उसके साथ मिलके शेयर्स बेच रहा है, कमीशन खा रहा है ना, वो आपको सच नहीं बताता? क्या आपका फ़र्ज़ नहीं है कि आपका एक वहाँ पे ज़मीन पड़ा है, वहाँ पे कुछ आपके बिरादरी के लोग हैं, उनका क्या दुख है क्या सुख है, आपने भी तो कोशिश नहीं करी जानने की। कोर्ट में मैं गई, मुझे कह दिया जी आपको 1000 रुपये का शेयर था तो परवाह नहीं थी, लाख का था तो परवाह नहीं थी, करोड़ों का हो गया तो आप कोर्ट में आ गए हो। तो क्या यही बात स्वामी धर्मदेव पे लागू नहीं होती है कि आज हम उठ गए तो आपको स्कूल बनाना याद आ रहा है? अभी भी स्कूल बनाने का कोई बात नहीं उठ रही है। घर का मालिक दुखी है, जो बुजुर्ग इंसान है जिसको मिलना चाहिए वो दुखी है, और आप वहाँ पे मेले लगा रहे हैं। वो बुजुर्ग जो इतने सालों से आंखों में सपना लिए बैठे हैं कि किसी दिन हमारा वहाँ पे एक आशिया होगा, उनकी क्या गलती है? क्या आप वहाँ पे धर्म गुरु हो, धर्म पिता हो, सबसे आप सेक्रेटरी के भी ऊपर हो, आप बिरादरी के कर्ता धर्ता हो गए ना। ईश्वर सिंह तो एक सोसाइटी का कर्ता धर्ता था, आप कर्ता थे हमारी पूरी बिरादरी के। आप ख़त्म कर देते, कहते नहीं यहाँ स्कूल बनेगा, यहाँ किसी को कोई प्लॉट नहीं मिलेगा, सबके सपने वहीं दी एंड हो जाते। कोई सपने लेके आगे तो नहीं जीता। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। कितने लोगों को तो पावा ने बेचे हुए शेयर, ठीक है, वो अब 3 साल में 4 साल में उनको बोनाफाइड हमारा स्टेटस दिख गया कि अगर हम हैं तो ज़मीन है, हम नहीं तो ज़मीन नहीं। अरे वो 100 रुपया लगाया क्योंकि 6 रुपये की ज़मीन थी, हमने प्रीमियम दे के ज़मीन खरीदी थी। तुमने क्या खरीदा? झूठे सपने, झूठे लालच। तुमने जब लाखों रुपया दिया, 20 लाख 25 लाख 30 लाख की बातें करते हो, कौन से ऑडिट में है वो पैसा? कौन से सोसाइटी के रिकॉर्ड में है वो पैसा? आपको अपना स्कूल बनाना ही है, आप पूरे 7.7 एकड़ पे बना लो, हमें वो 2-2 एकड़ दे दो, उसमें दोनों ही एडजस्ट हो जाएंगे। आप पूरी 120 की बजाय 420 काट लो, और हम जो 20 है हमें अपनी जगह दे दो, हम अपना पार्क पूरक सब कुछ बना लेते हैं, आपकी समाधि भी बना देंगे। जब हम गए थे आपके पास, आपने कहा कि बड़ी प्राइम लोकेशन है, यहाँ मैं शमशान भूमि बनाऊंगा। स्वामी जी, आपकी बात का जवाब आपकी बात से दे रही हूँ, आपकी समाधि का। 80-80 90-90 साल के लोगों को आप ये बोल रहे थे कि यहाँ शमशान भूमि बनाएंगे। एक पैरेलल RWA चल रही है, एक सोसाइटी चल रही है, आप NOCs दे रहे हो, वो पैसा कहाँ है सारा? स्वामी धर्मदेव जी से पहले मैं ट्रस्टी जगदीश बाबा, पहले तो स्वामी जी ये बताएं कि क्या जगदीश बाबा ट्रस्टी है भी सही? तो स्वामी जी अब आप बताइए, आपके ट्रस्टीज़ ने इलीगल किया, आपने उनसे लीगल की बात क्यों नहीं करी? आप अपनी आंखों पे गंधारी की तरह पट्टी बांध के बैठ गए, और वो अंधे धृतराष्ट्र पर्चियाँ बांटते रहे, उन्हें नहीं पता कि वो क्या बांट रहे हैं। अंधों की तरह ही तो पर्चियाँ बांटी ना, और ये गंधारी बने बैठे रहे। कि आपके चैनल के थ्रू स्वामी धर्मदेव आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, स्वामी जी आप इसमें कुछ करिए। 30 तारीख आखिरी है, और वो लोगों को आपके ट्रस्टीज़ ने बेचा हुआ है।
नमस्कार दोस्तों, मैं आपका बलदेव मल्होत्रा बीएम न्यूज़ हब से। आज मैं दिल्ली आया हूँ एडवोकेट रितु मोंगे जी के पास दिल्ली में, जो डेरा इस्माइल खान कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बिल्डिंग सोसाइटी जो है डेरावाल नगर दिल्ली में, उनकी ओरिजिनल शेयर होल्डर भी हैं और इस मामले में उनसे हम चर्चा करेंगे। तो स्वागत है आपका रितु मोंगे जी हमारे चैनल पर। थैंक यू बलदेव जी, आप दिल्ली आए और हमारे इस मुद्दे को आप सबके सामने ला रहे हैं। ये हमारी बहुत अच्छी किस्मत है, क्योंकि मैं तो 2019 से इस मुद्दे पर लड़ रही हूँ, पर हो सकता है कि आपके चैनल के थ्रू ये बात हमारे धर्मगुरु धर्मपिता स्वामी धर्मदेव तक तो पहुँचे ही, और उन लोगों तक पहुँचे जिनके शेयर्स इस सोसाइटी में अभी भी फंसे हैं और उन्हें नहीं पता कि हम उस पे काम कर रहे हैं कि उनको उनका शेयर मिल जाए। रितु जी, आप एक थोड़ा डिटेल में बताएं हमारे दर्शकों को कि सारा क्या मामला है, कब से स्टार्ट हुआ था और अभी क्या चल रहा है इस पे। सर, ये है तो बहुत पुराना किस्सा है। पार्टीशन के बाद जब हम लोग उस तरफ के पाकिस्तान से इस तरफ आए, मैं रिफ्यूजीज़ नहीं कहूँगी क्योंकि तब भी वो हिंदुस्तान था, और हम जो पार्टीशन बोला जाता है, हम पार्टीशन से पहले भी हिंदुस्तान में रहते थे, तब वो नॉर्थ फ्रंटियर प्रोविंस था। हम वहाँ से उजड़ के इस तरफ के हिंदुस्तान में आए थे, और जब हम यहाँ आए तो हम अपनी ज़मीन जायदाद पैसा सब कुछ पीछे छोड़कर एक नए सिरे से ज़िंदगी यहाँ पे हमें इस्टेब्लिश करनी थी, शुरू करनी थी। क्लेम्स में कुछ प्रॉपर्टीज़ मिली, कुछ हमारे जो अच्छे रसूखदार लोग थे उनकी अपनी बिरादरी थी, उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना उन लोगों को भी एक छत मिल जाए। तो उन ऐसे अच्छे लोगों ने मिलके एक सोसाइटी बनाई थी हमारे डेरावाल समाज के, जिसमें 1 रुपये में उनको मेंबरशिप दी गई 1953 में, और ऐसे 1084 लोगों ने आगे आके मेंबर बनना स्वीकार किया, और उनको ये उम्मीद थी कि यहाँ इस डेरावाल नगर में वो अपना पुराना डेरा इस्माइल खान जो छोड़ के आए थे वैसा मोहल्ला बनाएंगे और आपसदारी में रहेंगे। 1084 में से कुछ मेंबर्स ने बैकआउट कर लिया था, तो हमारे पास मेंबर्स बचे थे 1076, और 1076 जो मेंबर्स थे उनमें से 1977 में अलॉटमेंट्स हो गई थी 900 कुछ मेंबर्स को, और काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हुई इस अलॉटमेंट के थ्रू टाइम पे। 250 नॉन मेंबर्स उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे, मैं भी किसी प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी का नाम नहीं लूँगी क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है, उस टाइम पे ये जो नॉन मेंबर्स आए उसकी वजह से ओरिजिनल मेंबर्स को उनके प्लॉट नहीं मिल पाए थे। तो उस टाइम के जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी थे, एक नई टीम उभरी जिसका नारा था अराइज अवेक एक्शन। उस टीम ने एक शपथ ली कि हम अपने जो छूट गए मेंबर्स हैं, जिनको वो लेफ्ट आउट एंड ऑप्रेस्ड मेंबर्स कहते थे, उनको हक दिलवाएंगे, यानी कि प्लॉट दिलवाएंगे। क्योंकि हमारी पर्चियों पे जैसे मैंने आपको दिखाया है प्लॉट लिखा हुआ है। तो वो मेंबर्स आए 83 के इलेक्शंस जीत के, उन्होंने एक मेडन होटल का ड्रॉ किया, क्योंकि 54 डबल प्लॉट्स, 27 डबल प्लॉट, यानी कि 54 मेंबर्स को जिनमें एडजस्ट किया जा सकता था। उन्होंने एक मेडन होटल ड्रॉ किया, जिसमें भी गड़बड़ हुई। इस टीम ने जिसने कसम खाई थी एक अच्छे तरीके से काम करने की, उन्होंने भी गड़बड़ करी। 44 मेंबर्स को उस दौरान पे प्लॉट दिए गए। मेरे पापा को भी फ़ोन आ रहे थे रात को देर, उस दिन जो मीटिंग थी, कि आप जीत आ जाओ, आपको हम बहुत अच्छा खुश कर देंगे। पर मेरे पापा ने कहा कि आप सारे मेंबर्स को बुला लो, मैं अकेला नहीं आऊँगा।
आज मैं उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रही हूँ। 44 मेंबर्स को उस दिन अलॉटमेंट हुई। सुनने में यही आया कि रजिस्ट्री तो पहले 1-1.5 महीना पहले ही हो चुकी थी। उन मेंबर्स को प्लॉट नहीं मिले थे, उन लोगों को कुछ पैसा देके उनके मुंह बंद कर दिए गए थे। और ऐसा एक WPC में भी पढ़ने को मिलता है हमें। यानी कि अगर हमारे पास 27 डबल प्लॉट्स थे, 54 मेंबर्स एडजस्ट हो सकते थे, 44 मेंबर्स एडजस्ट हो गए। 5 प्लॉट और 10 मेंबर बचे। इसके अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे नंबर है। 2020 में जब स्वामी जी से अशोक मलिक और कर्नल वाधवा मिले, उन्होंने कहा कि मैं 48 ओरिजिनल मेंबर्स को जानता हूँ। जो हमने RCS पे कंप्लेंट दी उसका भी मैंने आपको कागज़ दिखाया है। उस पर ईश्वर दोनों की बात कर रही हूँ, सोसाइटी और ट्रस्ट, क्योंकि दोनों का इन्वॉल्वमेंट है इसमें। 2020 में आप जो कह रहे हैं स्वामी धर्मदेव जी से मिले, हमने ये इससे पहले मैं आपको बैकग्राउंड में ले जाती हूँ। 2000 में मेरे फादर की डेथ हो गई थी। उससे पहले मामला बहुत गर्मजोशी से चल रहा था। मेडन होटल के बाद जो अच्छे धांसू मेंबर्स थे, जो कुछ अच्छी स्ट्रॉन्ग फुटिंग भी रखते थे, अच्छे ओहदों पे भी थे, उन लोगों को तो शेयर्स मिल गए। 44 मेंबर्स वो एडजस्ट हो गए। 2000 में मेरे फादर की डेथ हो गई थी, जो कि लेफ्ट आउट अप्रेस्ड मेंबर्स के भी वाइस प्रेसिडेंट थे, और ये वाली जो टीम आई थी उसमें भी वो वाइस प्रेसिडेंट थे। वो दोनों तरफ का बैलेंस लेके चल रहे थे कि उधर में अपने मेंबर्स का पक्ष रख सके और जो वहाँ हो रहा है वो मेंबर्स के सामने रख सके। तो मीटिंग्स होती थी, AOA भी मीटिंग्स कॉल करती थी, सोसाइटी भी कॉल करती थी। पर मेरे पापा के जाने के बाद में ये मीटिंग्स जो 2-4 हुई, मतलब 2000 के बाद 2019 तक जो बीच में 2-4 मीटिंग्स हुई, उसमें मैंने 10-12 मेंबर्स से ज़्यादा नहीं देखे। और अगर मैं अटेंडेंस शीट भी आपको शायद शो करी थी, उसमें भी आपने देखा होगा 17-18 साइन ही होते हैं। तो इससे ये आप समझ जाइए कि मेंबर्स जो मीटिंग्स अटेंड कर रहे थे वो कितने कम थे। जब 2019 में एक लेटर आती है हमें, जिसमें हमें सोसाइटी में कॉल किया जाता है कि आपके प्लॉट का कुछ हो गया, आप आइए। हम लोग जाते हैं, वहाँ पे करीब 200-250 लोगों की गैदरिंग थी। बहुत अच्छा लंच था, स्टेज सजा हुआ था, जिस पे जगदीश पावा, जिसको मैं नहीं जानती थी, वो स्टेज पे आए और उन्होंने एक प्रपोजल रखा 120 फ्लैट सेल्फ फाइनेंस्ड। ये जगदीश पावा जी ट्रस्टी हैं? हाँ जी, ये बाद में हमें पता चला कि ये ट्रस्टी हैं। ईश्वर सिंह जो सेक्रेटरी सोसाइटी थे, वो फाउंडर मेंबर ऑफ द ट्रस्ट भी थे और ट्रस्टी भी थे। GR माटा जो प्रेसिडेंट थे, वो भी सोसाइटी ट्रस्ट में थे। और श्री राम भाटिया या बत्रा, एक वो भी फाउंडर मेंबर भी थे दोनों के, और वो भी ट्रस्ट में थे। अब आज की डेट में सिर्फ जगदीश पावा जी का हमें पता है कि ट्रस्टी हैं। बाकी ट्रस्ट के बारे में हमने एक लेटर उनको पूछा था सवाल, तो उन्होंने कोई जवाब हमें दिया नहीं है। अभी हमें जो शो किया जाता है, वैसे स्वामी जी ने कभी इस चीज़ का अपने मुंह से नहीं बोला कि जगदीश पावा ट्रस्टी है। जगदीश पावा ही बोलता है कि वो ट्रस्टी है, क्योंकि ईश्वर सिंह का तो हम समझ सकते हैं डॉक्यूमेंट से, पर जगदीश पावा का हमारे पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं कि वो ट्रस्टी है। उसने स्टेज पे ये कहा कि हम 120 फ्लैट्स बनाने जा रहे हैं। तो इसमें क्योंकि स्टेज पे ईश्वर सिंह भी बैठे थे, AOA के जो मेरे पापा के बाद प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कन्वीनर और सेक्रेटरी थे, जिसमें HC अरोड़ा, JC कालरा और PS ढींगरा, ये लोग सब स्टेज पे थे। तो ऐसे लग रहा था कि उनकी सहमति से ही ये सब हो रहा था। जब 90 लाख की बात उठी और फ्लैट की बात उठी, तो मेरा हाथ सबसे पहले ऊपर खड़ा हुआ और मैंने सवाल किया कि हमारे जब मेंबर्स 48 हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में इम्प्रेशन में तब 48 था, और ये चीज़ जब हमने लेटर ऑन कंप्लेंट डाली RCS पे कुछ मेंबर्स ने मिलके, तो ईश्वर सिंह ने एक जवाब दिया है 2020 में कि 48 मेंबर्स के मुझे
लेटर मिले हैं, 32 का अता पता नहीं पता। जब वो 120 कह रहा है बीइंग द सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी, बाकी के बारे में उसने कोई बात नहीं की, क्योंकि 48 एंड 32 80 बनता है, बाकी 40 के बारे में उसने कुछ नहीं बोला। और यही सब जब हमारा चल रहा था, इस बीच में हमारे कुछ मेंबर्स स्वामी धर्मदेव से अलग से भी मिले थे। हम लोग सारे मेंबर्स इकट्ठे होके भी इससे पहले एक बार मिले थे स्वामी जी से, पर इसके बाद जब मिले थे 2 मेंबर, तो उन्होंने बताया कि स्वामी जी कहते हैं कि मैं 48 मेंबर्स को जानता हूँ, आप लीगल लिस्ट बनवा के ले आओ तो मैं पार्टीशन ऑफ प्लॉट में आपकी हेल्प करूँगा। स्वामी धर्मदेव जी का इसमें क्या रोल है, कोई बताएंगे? हाँ जी, ये जब 77 में अलॉटमेंट्स हुई थी और ये जो फ्रीज लिस्ट बनी थी वो 67 में बनी थी, यानी कि 1076 मेंबर्स 67 से एक्नॉलेज्ड हैं। और 77 की अलॉटमेंट जो हुई उसमें जो गड़बड़ हुई मैंने आपको बताया 250-200 प्लॉटों की, फैक्ट सारे इस कागज़ में आपको मिल जाएंगे। तो जगमोहन जी, मदनलाल खुराना सोसाइटी के, जैसे विनोद दुआ जी जो जर्नलिस्ट थे, HC भाटिया इनकम टैक्स के जो थे, और भी बहुत अच्छे अच्छे लोग थे इस सोसाइटी में, जिन्होंने बैठ के ये फैसला किया कि जो ये ज़मीन है, नेक्स्ट मास्टर प्लान आ रहा है 2021, उसमें आधा आधा प्लॉट अगर कर लिया जाए, 4 एकड़ में पहले रिक्वायरमेंट थी 7.7 एकड़ का स्कूल बनाने की मास्टर प्लान में, पिछले अगले प्लान में 4 एकड़ में स्कूल बन पाएगा। तो हम ऐसी एक ट्रस्ट, एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि आधी ज़मीन इन मेंबर्स को जो बच गए हैं 93 उनको दे दी जाएगी और बाकी पे स्कूल बन जाएगा। तो तब कृष्णदेव स्वामी थे, एक अमरदेव एजुकेशनल ट्रस्ट की ट्रस्टीड बनी। ये ट्रस्टीड है, ये बनी 14th डे ऑफ फरवरी 1986 में। इसके क्लॉज नंबर 4 में ये क्लियर लिखा हुआ है, कहते इसके अमेंडेड बहुत सारी कॉपीज़ हैं, मैंने भी 2-3 देखी हैं। कईयों में ये जो डीडे का पैरा है कि डीडे के अप्रूवल के बाद कई जगह पे इन ब्रैकेट्स है, कई जगह इन ब्रैकेट्स नहीं है, पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यही थी कि 4.4 पे स्कूल बन जाएगा और 3.3 पे एग्री मेंबर्स के फ्लैट्स बन जाएंगे। क्योंकि इस बात को, ये जो ट्रस्ट डीड बनी है, ये वाला जो डॉक्यूमेंट है जिसमें जगदीश पावा का नाम आता है, यहाँ पे मेरी इसकी पहली इंट्रोडक्शन कागज़ों में समझ आती है। जब मैंने ये सब हुआ फ्लैट वगैरह का सिस्टम, जब अपने पुराने कागज़ निकाल के पढ़ने शुरू किए, तो जगदीश पावा का बस एक ही जगह नाम आ रहा है, जहाँ पे एक रिक्वेस्ट भेजी गई है कि भाई ये काम में डिले हो रहा है और स्वामी जी और बाकी सब लोग मिलकर इसको आगे बढ़ाएं। और इसी के बेस पे ये एक रिलिंक्विशमेंट डीड भी साइन हुई थी, जिसपे सारे फाउंडिंग जो मेंबर्स थे और मैनेजमेंट में जो थे ट्रस्ट के फाउंडर मेंबर्स, उनके भी साइन है। और इस हिसाब से जिसमें 48 + 12 फाइनेंसर्स या फैमिली के जो कमेटी के थे उन लोगों को घुसाया गया था। ये भी एक अलॉटमेंट हुई थी, 2.5 फुट की ज़मीन, मकान की दीवारें भी खड़ी हुई थी। तो इससे पता चलता है कि कुछ ना कुछ तो था, कि ये एग्रीमेंट फैक्ट था, सच था, जो हम बातें सुने हुए थे बचपन में कि आधी ज़मीन ट्रस्ट की रहेगी। और ये स्वामी जी ने कहा है कि आधी मास्टर प्लान आते ही मेंबर्स को दे दी जाएगी। उसके बाद ये नहीं हो पाया, मतलब 2.5 फुट चढ़ने के बाद में दीवारें, जो मेडन होटल के बाद में ईश्वर सिंह और माटा पे एक CBI इंक्वायरी भी हुई थी और वो जेल भी गए थे, और उसके तुरंत आते ही उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि नहीं, हम सारे मेंबर्स को अब अलॉटमेंट कर देंगे। ये ईश्वर सिंह और माटा का झगड़ा हो जाता है, दोनों एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं, पर सारी सोसाइटी में ये बात थी कि ये अंदर से एक ही है, जिसको एक्नॉलेज किया 2020 के आसपास उनके नाती ने भी। वो जो लड़ाई हो रही थी, दोनों रात को इकट्ठे बैठ के खा पी रहे थे। तो जो हम लोगों ने सुनी थी बातें,
वो इस्टेब्लिश होती है इस फैक्ट से कि उनका बच्चा खुद अगर ये कह रहा है कि वो एक थे, तो ये सिर्फ एक नाटक था डिले टैक्टिस का। 2000 में मेरे फादर गुजर गए और उसके बाद 2019 में इस लेटर के बाद मैंने इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया। और उससे पहले का एक इंसिडेंट मैं ज़रूर शेयर करूँगी। इस दौरान पे मैं अपने वुड बी हस्बैंड से मिली और इन्होंने कहा मेरा नाम बिल्कुल यूनिक है, क्योंकि मैं REETU लिखती हूँ तो मैं कहती हूँ मेरा नाम बिल्कुल यूनिक है। तो इन्होंने भी कहा मेरा नाम बिल्कुल यूनिक है। मैं कहा नहीं, मैं आपको एक जगह दिखा के लाती हूँ, वहाँ पे भी स्वामी अमरदेव है। तो मैं इनको डेरावाल नगर लेके गई थी और वो जो साइन बोर्ड है उस पर स्वामी अमरदेव लिखा हुआ था। तो उसी के कुछ दिन बाद ये लेटर आई थी कि आप वहाँ पे आइए। हम लोग गए और ये बात हुई फ्लैट की, और वो भी सेल्फ फाइनेंस्ड फ्लैट की। तो 3-4 चीज़ें मेरे माइंड में तो थी, क्योंकि बचपन से आपने मेरी फ़ोटो देखी है, कितनी छोटी सी थी, यहीं पे सारी मीटिंग्स होती थी, सारे फैक्ट्स तो सुनते ही थे। मैंने कहा मेंबर्स तो 48 हैं, 47 हैं या 93 हैं, क्योंकि एक 93 की लिस्ट थी, एक 48 की लिस्ट थी। दूसरा, हमारी पर्चियों पे प्लॉट लिखा है, हम फ्लैट कैसे ले लें? और फिर मैं जॉब में नहीं थी और आई वॉज 40+, तो लोन होना तो बहुत मुश्किल काम है। मैंने ये बात उठाई कि 90 लाख रुपया जो फ्लैट कंस्ट्रक्शन में जाने वाला है वो हम क्यों देंगे और कैसे देंगे? मेरा लोन नहीं हो सकता, तो ये जो हमारे बुज़ुर्ग मेंबर बैठे हैं यहाँ पे, इन सब का लोन कैसे होगा? 90 लाख तो किसी के पास अगर होता है तो फिर वो इस प्लॉट की इंतज़ार ही नहीं करता, वो अपने फ्लैट बना के कहीं पे भी रह सकता है। इस बात पे वहाँ पे हलचल मची थी। इस दौरान जो हमारे AOA के एक मेंबर हैं PS ढींगरा जी, उन्होंने एक ग्रुप बनाया। ग्रुप एक्टिव हुआ, मैं उस पर बहुत सवाल उठाने लगी, कागज़ पढ़ के फैक्ट्स डालने लगी और इस बात पे अड़ गई कि मेंबर्स तो 93 और फिर 54 डबल प्लॉट्स के बाद 48 हैं। तो मुझे उस ग्रुप से रिमूव कर दिया गया। फिर मैंने डेरावाल में जितने भी अपने जानकार थे सबसे मिली। वहाँ पे पता चला मैडम आप 120 की बात करते हो, यहाँ तो 420 भी निकल आएंगे जिस दिन बटेंगे प्लॉट, क्योंकि इतने सारे ईश्वर सिंह पावा, सुजन सिंह, मदान प्रॉपर्टी, विकी प्रॉपर्टी, ऐसे कई लोगों ने बेनामी प्लॉट्स शेयर्स बेच रखे हैं। उसके बाद मैं अपनी पुरानी फाइलें निकाल के बहुत डिटेल में पढ़ने लगी। मेरे पास क्योंकि 1998 तक की फाइल्स थी, मैंने उन सबको पढ़ा। कोविड शुरू हो गया, RCS का इधर से मामला शुरू हो गया। इस दौरान पे मैंने हाई कोर्ट में भी जाने की कोशिश करी थी कि जो हमारे ओरिजिनल 15-16 मेंबर जो मुझे दिख रहे थे उनका नाम रिट पिटीशन में आ जाए, क्योंकि 2000 वाली रिट पिटीशन में, 2004 की रिट पिटीशन में, 2007 की रिट पिटीशन में एक लिस्ट लगी हुई है लेफ्ट आउट एंड अप्रेस्ड मेंबर्स की, जो कि कहती है 37 मेंबर्स। वो मैंने डॉक्यूमेंट्स निकलवाए थे, क्योंकि मेरे पास 1998 तक का फैक्ट था, 48 मेंबर्स तक का फैक्ट था। मेरे पास ये पुरानी जो लिस्टें थी, लाजवंती केस का पूरा एक रिकॉर्ड पड़ा हुआ था, जिसमें कि 110 मेंबर्स की एक लिस्ट लगी हुई है, वो भी इनकम्प्लीट लगती है। ये 1076 जो ये 1084 कहते हैं, ये पूरी लिस्ट लिखी हुई है। RK कॉल की पूरी रिपोर्ट लिखी हुई है, जो मैंने कई बार अपने ग्रुप से शेयर करी है। RK कॉल की जो लिस्ट, जो क्यों अपॉइंट हुए, सोसाइटी ने हर बार यही कहा। मेरा तो सारा रिकॉर्ड टर्माइट खा गई, CBI ले गई जब वो अरेस्ट हुए थे। हमारे पास तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। आपके पास अगर कोई रिकॉर्ड नहीं है और आपको इलेक्शन कराना है तो फिर सारा रिकॉर्ड हाई कोर्ट ने बनवाया। आपका 83 की लिटिगेशन से 87 तक सारा रिकॉर्ड बना, 4-5 साल लगे, एक एक फाइल चेक हुई। जब आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, RTI में RCS कहता है कि हमारे पास पूरा रिकॉर्ड नहीं है, आप जाके सोसाइटी में चेक करो, तो फिर हमारे पास रिकॉर्ड कहाँ से आएगा?
यही हाई कोर्ट का जो रिकॉर्ड है यही तो ऑथेंटिक रिकॉर्ड है ना। ये जो लिस्टें बनी, ये सब जो उसने वेरीफाई किया, यही तो सच माना जाएगा। फिर हम कैसे कहते कि हमारा रिकॉर्ड नहीं है। अब कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हुआ या कोई भी इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट हुआ, आप उसको ये कह दो कि मेरे पास तो डाटा ही नहीं है, वो काम तो कर नहीं सकते। इस तरह से ये मामला डिले हुआ। और जो हम हाई कोर्ट जा रहे थे पैरेलल, उसमें क्या हुआ कि WPC वगैरह सब कुछ रेडी हो गई, वकील के पैसे की बात हो गई, सब कुछ रेडी हो गया। मुझे ईमेल नहीं उस टाइम पे करना आता था, तो मैं हार्ड कॉपी, एक हमारा जो सेंटर पॉइंट था जहाँ पे सारे ओरिजिनल मेंबर पंडित जी के घर पे इकट्ठे होते थे, वहाँ रख के आ गई। पर अंदर अंदर क्या वहाँ पे, क्योंकि वो सब लोकल थे, डेरावाल के आसपास के रहने वाले थे, क्या खिचड़ी पक रही थी। मेरे ऊपर ज़रूर ये प्रेशर था कि मैं जो लोग रेगुलर आ रहे हैं, क्योंकि पहले बहुत लोग आते थे, 15-16 लोग आते थे, उसके बाद 7 का ग्रुप रह गया। ये 7-8 लोग कहने लगे कि आप हमारे शेयर की बात कर लो पावा जी से और हम हट जाएंगे। क्योंकि मैं पापा की बात पे चल रही थी कि नहीं, सबके लिए, और बिल्कुल ये मामला जो है जड़ से साफ हो जाए, मतलब अलॉटमेंट हो जाए, सपने पूरे हो जाए, सपने बिके नहीं। तो मैंने हाई कोर्ट की रिट पिटिशन ज़्यादा समझदारी समझी थी कि सबके नाम आ जाएंगे, जो ऑब्जेक्शंस लगेंगे वो उसी वक्त हम क्लियर करवा लेंगे, उसमें टाइम भी नहीं लगता। 2-3 डेटों में हमारे नाम भी, क्योंकि 2011 की लिस्ट में नहीं थे, WPC में नहीं थे, तो हमारे नाम भी आ जाएंगे। खैर, इनको किसी ने मिसगाइड किया, इन लोगों ने छोड़ दिया मुझे। हमने वहाँ पे अपने नाम से नोटिस भेजे, तो सोसाइटी से रिकॉर्डिंग है मेरे पास वीडियो की। यही जवाब आया पोस्टमैन का या जो दस्ती जाता था कि मैडम वहाँ तो ऐसा कोई एड्रेस ही नहीं है। तो मैं और हस्बैंड तीसरा नोटिस लेके गए, देखा वहाँ पे सोसाइटी की वॉल पे जो डेरा इस्माइल का हाउस बिल्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी लिखा था, वहाँ पूरा पेंट वाइट वॉश हो चुका है। तो हमने थाने में जाके ईश्वर सिंह को नोटिस सर्व करा। वहाँ पे संजय जैन एक फाइनेंसर है, मोनल के साथ कुछ यंगस्टर्स और पावा, ये सब लोग वहाँ पे पहुँचे और कुछ ओरिजिनल मेंबर्स भी थे। वहाँ पे ईश्वर सिंह को नोटिस सर्व करने के बाद में उस दिन से इन्होंने दिखाया कि कुछ मेंबर्स पावा के साथ अलग हो गए हैं, कुछ मेंबर्स ईश्वर सिंह के साथ अलग हो गए हैं। उस दिन से पावा और ईश्वर सिंह ये शो करने लगे कि हमारी आपस में लड़ाई हो गई है। और ऑब्जर्वर आया, मैं बैठना चाहती थी कंप्लेंट के लिए, तो क्योंकि मैं मेन कंप्लेनेंट थी, तो मुझे नहीं बैठने दिया गया। मोनल कुछ मेंबर्स के साथ बहुत शोर मचा रहा था, और वो टाइम पे मुझे लगा कि मुझे इनकी आवाज़ को दबाना चाहिए, तो मैंने भी बहुत ज़ोर से बोला, क्योंकि आधा घंटे की अंदर मीटिंग हो चुकी थी ऑब्जर्वर की, और मोनल बैठा था जिसका कोई सीन नहीं था। ईश्वर सिंह बैठता जो सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी था, तो समझ भी आता है उसका बेटा किस लिए बैठा है, और मैं बीइंग द मेन कंप्लेनेंट, जो फाइल है, जो कागज़ मुझे देखने चाहिए, मैं नहीं देख पा रही हूँ। ओरिजिनल मेंबर थे अशोक मलिक, कर्नल वाधवा, हीरा लाल, सुरेश चंद्र, ये भी कोई कोशिश नहीं कर रहे थे। राजेश मेहता, नीरज भाटिया, कोई कोशिश नहीं कर रहा था कि वो अंदर जाएं और देखें कि क्या हो रहा है। तो मैं अंदर जाने की कोशिश करती थी, तो मोनल के एक ताया जी हैं जो कि फाइनेंसर भी थे, वो रास्ते में दरवाज़ा बंद कर देते थे, मतलब हाथ रख लेते थे और कहते थे पुत्र मैं तेरे को अंदर जाने का कर रहा हूँ। तो मैं इस चीज़ से बहुत इरिटेट हो रही थी, फ्रस्ट्रेट हो रही थी कि ये बंदा कर कुछ रहा है, कह कुछ और रहा है, और मतलब फाइनेंसर सारे अंदर जा रहे हैं, मैं नहीं जा पा रही हूँ बीइंग द कंप्लेनेंट। तो मैं किसी तरह अंदर घुसी, मोनल ने मिसबिहेव किया, ऑब्जर्वर ने हमें कहा कि आप बाहर ही रुकिए। तो अशोक मलिक अंकल बोले कि ऐसा करते हैं, ऋतु तो बहुत लड़ाई करती है, बहुत लड़ाकी है, हम अंदर बैठ जाते हैं। जब मतलब मेरा बिल्कुल ना हो गया और मैं अंदर जा रही थी, तो उन्होंने मुझे काटा, ओरिजिनल मेंबर ने ओरिजिनल मेंबर को काटा। हम लोग वहाँ से पुलिस कंप्लेंट करने चले गए कि हम पुलिस को बुलाते हैं, और रात को 11 बजे तक ऐसे ही चलता रहा। 11 बजे ऑब्जर्वर गए वहाँ से, उन्होंने उनके अगेंस्ट ही कंप्लेंट दी। 2016 का उनके हिसाब से इलेक्शन नल एंड वॉइड था, और 2000 की जो मैं WPC बाद में मैंने जो सारे WPCs निकलवाए, मैं एडवोकेट भी बनी 2022 में। सारे 2000 की लिटिगेशन 2004, 7
और भी काफ़ी सारी लिटिगेशंस मैंने निकलवाई हैं। तो मतलब समझ में ये आता है कि जो 5 डबल प्लॉट पड़े थे वो भी इन्होंने अलॉट कर दिए, और जो लिस्ट लगाई वो 37 मेंबर्स की लगाई, क्योंकि अगर हम टोटल देखते हैं 93 माइनस 44 माइनस 10 तो हमारा नंबर वही 36 37 आता है। और ईश्वर सिंह मतलब इस हिसाब से हाई कोर्ट में अपनी क्लीन चिट लेके चल रहे थे 2007 तक। 2011 में उन्होंने लिस्ट नहीं लगाई क्योंकि उनको एक नया मास्टर प्लान दिख रहा था और एक नया लालच दिख रहा था कि हम जो है 2 एकड़ में स्कूल बना के यहाँ पे फ्लैट 120 बनाएंगे। और एक 2002 की लिस्ट इन्होंने वायरल करी उस दौरान पे कि जी मेंबर तो 120 रह गए हैं। मैंने ऑब्जर्वर के टाइम पे उसकी सारी तहकीकात करी, सारा वेरीफाई किया, सबको कॉल किए, सारा मैंने डाटा से जो डाटा था लिस्टों का उससे सारी चेकिंग करी। पुरानी लिस्टें आप देख रहे हो, इतने पुराने पुराने कागज़ पड़े हैं, वो पुरानी लिस्टों में उनका कहीं तो नाम होता। जब 83 से आरके कॉल ने जो डाटा बनाया है वहाँ पे कहीं तो नाम होता, और उनके नाम कहीं नहीं आते हैं। तो यही बात इस्टेब्लिश हुई कि जो हाई कोर्ट में चल रहा है वही तो सच है। अगर उसके बावजूद भी अगर 2002 में ये लिस्ट बनी तो 2023 तक हमारे नाम तो कोर्टों में चल रहे हैं, इनके नाम कोर्ट में क्यों नहीं आए? ये कभी कोर्ट क्यों नहीं गए सोसाइटी के अगेंस्ट? हम तो लेफ्ट आउट एंड अप्रेस्ड मेंबर के नाम से दिखते हैं, ये क्यों नहीं आए? इनको भी तो आना चाहिए था ना कोर्ट में, कोई एक बंदा भी नहीं गया। चलिए ये बात भी समझ आई, ये भी मैंने अपने ग्रुप में ऐड की है कि चलिए एक तो है लेफ्ट आउट अप्रेस्ड मेंबर्स यानी कि ओरिजिनली एग्रीव्ड मेंबर्स जो असली में हकदार हैं, और कुछ एग्रीड मेंबर भी उसने बना लिए। मीटिंग्स कॉल नहीं हुई, हम लोगों ने भी जाने की कोशिश नहीं करी, हमारी भी गलती है कि क्या चल रहा है वहाँ पे हमने नहीं चेक किया। इन परचेजर्स के साथ भी चलो गलती हुई, पर क्या परिवार जो मैनेजमेंट कमेटी के जो मेंबर्स गुजरे, ईश्वर सिंह का एक बेटा, दूसरा बेटा मनोचा जो एंटी पार्टी था ईश्वर सिंह का, उसका बेटा चुनीलाल का बेटा, मतलब आप लोगों ने पहले ही डबल डबल प्लॉट लिए। फिर ये हुआ कि भाई ज़मीन कम पड़ गई, बाकियों को आधा प्लॉट मिलेगा, मतलब 2 जॉइंट होंगे, 268 की बजाय 137 का मिलेगा, और इस तरह से एक पर्ची बाहर आ गई। क्योंकि सिंगल यूनिट मकान है, रजिस्ट्री हुई 1 यूनिट की, 1 यूनिट सड़क पे आ गया बिकने के लिए, उसको भी आपने बेचा। उस मेंबर को तो प्लॉट मिल गया पर उसकी पर्ची आपके हाथ में आई, आपने मिसयूज़ करी। आज वो अगर बंदा खड़ा हो गया है फिर से, तो आपके पास तो एक्सक्यूज़ है कि हमारे पास तो डाटा नहीं है। डाटा तो डीडीए में भी से निकल आएगा। डाटा आप मेंबरशिप का इशू है, किसको मकान नहीं मिले थे, वो तो आरके कॉल साफ दे रहा है, हाई कोर्ट में है। हम बात एक और करते हैं कि ट्रस्ट डीड जो बनी थी, ज़मीन तो है नहीं, लालच बढ़ गया। एक काम और किया ईश्वर सिंह सेक्रेटरी ने इस दौरान 2000 से, जब वो अपने घर में ही सोसाइटी बनाता रहा और चलाता रहा, उसने सोसाइटी चल रही है, आप सिंगल यूनिट प्लॉट को छेड़ नहीं सकते, एनओसीज दे दी, अपार्टमेंट्स बन गए। जहाँ एक घर था वहाँ पे आज 4 परिवार आ गए। डेरावाल बेच के, जो था डेरावाली बंदा ओरिजिनल, वो बेच के चला गया, है ना। और ट्रस्ट कैसे कहता है कि मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है? ट्रस्ट हर डब्ल्यूपीसी में पार्टी है तो रिकॉर्ड तो उनके पास भी होना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं 48, डब्ल्यूपीसी कहती है 37। क्या आपके वकील आपको सच नहीं बताते? क्या आपका ट्रस्टी जो डेरावाल नगर में बैठा है, जो ईश्वर सिंह का हैंड इन ग्लव है, उसके साथ मिलके शेयर्स बेच रहा है, कमीशन खा रहा है ना, वो आपको सच नहीं बताता? क्या आपका फ़र्ज़ नहीं है कि आपका एक वहाँ पे ज़मीन पड़ा है, वहाँ पे कुछ आपके बिरादरी के लोग हैं, उनका क्या दुख है क्या सुख है, आपने भी तो कोशिश नहीं करी जानने की। कोर्ट में मैं गई, मुझे कह दिया जी आपको 1000 रुपये का शेयर था तो परवाह नहीं थी, लाख का था तो परवाह नहीं थी, करोड़ों का हो गया तो आप कोर्ट में आ गए हो।
तो क्या यही बात स्वामी धर्मदेव पे लागू नहीं होती है कि आज हम उठ गए तो आपको स्कूल बनाना याद आ रहा है? अभी भी स्कूल बनाने का कोई बात नहीं उठ रही है, ना मामला सुलझाने की बात उठ रही है। अभी भी वहाँ पे मेले लग रहे हैं, फंक्शंस लग रहे हैं। ये स्टे ऑर्डर है, और एक 2004 में भी स्टे लगा है। घर का मालिक दुखी है, जो बुजुर्ग इंसान है जिसको मिलना चाहिए वो दुखी है, और आप वहाँ पे मेले लगा रहे हैं। ये मैंने 2019 में भी हर फेसबुक पे जो इनका चल रहे थे मंचन, उस पे लिखा, पुनीत ईसर की विंडो पे लिखा, मनोज तिवारी को लिखा, विकेश सेठी तक को रिक्वेस्ट की कि कम से कम हमें इनविटेशन दे दो। वो अपनी बात से मुकर गए। इस बार कहते जी इनविटेशन ज़रूर आएगा, आपको स्टेज देंगे। हमें ज़मीन ना सही, कम से कम इतनी इज्जत तो दो कि हम भी इस ज़मीन के मालिक हैं। वो बुजुर्ग जो इतने सालों से आंखों में सपना लिए बैठे हैं कि किसी दिन हमारा वहाँ पे एक आशियाँ होगा, उनकी क्या गलती है? या तो आप ये सारे चिट्ठियाँ जो हमें भेजते हो साल दर साल कि इस दिवाली काम हो गया, इस होली पे मिल जाएगा, इस नए साल पे मिल जाएगा, नहीं भेजते ना ऐसी चिट्ठियाँ। आप वहाँ पे धर्म गुरु हो, धर्म पिता हो, सबसे आप सेक्रेटरी के भी ऊपर हो, आप बिरादरी के कर्ता धर्ता हो गए ना। ईश्वर सिंह तो एक सोसाइटी का कर्ता धर्ता था, आप करता थे हमारी पूरी बिरादरी के। आप ख़त्म कर देते, कहते नहीं यहाँ स्कूल बनेगा, यहाँ किसी को कोई प्लॉट नहीं मिलेगा, सबके सपने वहीं डी एंड हो जाते। कोई सपने लेके आगे तो नहीं जीता। जो सपने आपने कभी ख़त्म नहीं किए, जिनको आपका पावा और उकसा रहा है कि नहीं जी 10-12 मेंबर्स को यही लालच दे रखा है ना कि चुप कर जाओ, तुमको मिल जाएगा। और जिन लोगों को तूने बेचे शेयर, उनकी क्या गलती है? 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। कितने लोगों को तो पावा ने बेचे हुए शेयर, उनकी क्या गलती है? और वो हम पे सवार होते हैं, ठीक है। वो अब 3 साल में 4 साल में उनको बोनाफाइड हमारा स्टेटस दिख गया कि अगर हम हैं तो ज़मीन है, हम नहीं तो ज़मीन नहीं, हमारे कंधे हैं तो वो खड़े हो सकते हैं। अब वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। तो वो कहते थे जी तुम हो कौन, तुमने तो 100 रुपये लगाया। अरे वो 100 रुपया लगाया क्योंकि 6 रुपये की ज़मीन थी, हमने प्रीमियम दे के ज़मीन खरीदी थी। तुमने क्या खरीदा? झूठे सपने, झूठे लालच। तुमने जब लाखों रुपया दिया, 20 लाख 25 लाख 30 लाख की बातें करते हो, कौन से ऑडिट में है वो पैसा? कौन से सोसाइटी के रिकॉर्ड में है वो पैसा? आपने ईश्वर सिंह को दिया, आपने मैनेजमेंट कमेटी को दिया, आपने पावा को दिया। आपका केस तो उनके अगेंस्ट है। फिर भी क्योंकि हमारी बिरादरी बदनाम ना हो, तो मैं ये कहती हूँ कॉम्प्रोमाइज़ आप करोगे। अगर 60 प्लॉट कट सकते थे उस टाइम पे, हम 20-25 लोग हैं, हम लोगों को हमारा प्लॉट दो, बाकी जो बचते आप लोग अपार्टमेंट बना लो उसके ऊपर। कॉम्प्रोमाइज़ आप करो, क्योंकि मेरी बिरादरी का नाम ना बदनाम हो। पर आटे में नमक मिल सकता है, नमक में आटा नहीं। जिनकी ज़मीन है, उनको, जिन्होंने इतने साल का इंतज़ार किया। पावा तो डोरी गेम खेल रहा है, वो आपको भी ख़त्म करवाना चाहता है, वो ओरिजिनल को भी ख़त्म कराना चाहता है। क्या ऐसा स्कूल या ऐसी, अगर मैं कहूँ कि सारा ज़मीन ओरिजिनल को मिल जाए, क्या स्वामी धर्मदेव को दुख नहीं होगा? क्या परचेज़र को दुख नहीं होगा? और इसी तरह अगर आप हमसे छीन लोगे, क्या हमारी बद्दुआएं नहीं लगेंगी? लोग मुझे बद्दुआएं देते हैं कि मैं अड़ंगा बन के खड़ी हूँ। मैं कहाँ से अड़ंगा हूँ? आपका पावा के पास डाटा है, आपकी सोसाइटी के पास डाटा है, आप डाटा तो देते नहीं है। आप मुकदमों में उलझा रहे हो। वकीलों को डाटा तो दो, आरसीएस को डाटा तो दो। किस पे काम करेंगे वो? उलझा तो आप रहे हैं चीज़ों को। और हाईकोर्ट हर बार 3 बार आपको कह चुका कि डीडीए के पास जाओ, मामला खत्म। आपको 7.7 एकड़ ज़मीन रखनी है, आप रखिए। 7.7 पूरी रखिए आप।
2 और स्कूल के प्लॉट पड़े हैं, उनमें एक को परचेजर को दे दो, एक को ओरिजिनल एग्रीड मेंबर को दे दो। अभी जो अमरदेव ट्रस्ट के पास जो जगह है वो कितनी है? 3-4 छोटे छोटे झुग्गी नुमा कमरे हैं जिसमें प्राइवेट किचन चल रही है, क्योंकि जो बंदा कृष्णदेव स्वामी ने 13-14 साल का एक लड़का बिठाया था अमित नाम से, जिसको मेरी बुआ जी ने पाला बड़ा किया, उसको पढ़ाया लिखाया, अमित नाम है उसका, क्योंकि उनके अपने बच्चे नहीं थे और उन्होंने अपना आखिरी समय आश्रम में ही बिताया, दोनों हस्बैंड वाइफ ने, और वहीं पे उनकी डेथ भी हुई। वो लड़का को कोई सैलरी वगैरह तो मिलती नहीं है, वो वहाँ से प्राइवेट किचन अब अपने लिए चला रहा है कि पावा के लिए चला रहा है, क्योंकि मुझे सुनने में मिला है, क्योंकि है तो वो भी इनका वफादार, सच तो वो भी नहीं बताता। सुनने में यही आया कि पावा के होटल्स हैं और उनमें ये खाना बन के जाता है, और कुछ जैसे रेड़ियाँ भी हैं उसकी, वहाँ पे भी जाता है ये सप्लाई। और चिकन की रेड़ी स्वामी अमरदेव के वहाँ पे लगी हुई हमने पाई थी जब हम गए थे। अब वहाँ चिकन की रेड़ी से तो यही समझ में आएगा ना कि चिकन भी बिकता है, चाहे उस वक़्त रेड़ी पे नहीं था, पाव भाजी बन रही थी। सच तो वहाँ पे रहने से, रुकने से समझ में आता। हम तो 1-2 बार गए हैं तो हमें यही समझ में आया कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ चल रही हैं। अब वो बंदा भी अगर उसको कोई सैलरी नहीं मिलती तो वो भी तो कुछ ना कुछ करेगा, और अगर पावा उसको करवा रहा है तो भी वो करेगा, क्योंकि वो इन्हीं का बंदा है। ये भी एक मतलब गहरी चीज़ है जिसे समझना पड़ेगा। वहाँ पे जाकर सिर्फ 1-2 वीडियो बना के आने से नहीं समझ में आएगा, बहुत गहरी चीज़ है ये भी। पावा का रोल। अभी कितनी टोटल जगह बची है वहाँ पे, कितने एकड़? वहाँ पे 2 और स्कूल की जगह है जो 2-2 एकड़ के हिसाब से है। एक पूरी फ्री होल्ड है, एक लीज होल्ड, कम मतलब 1.5 एकड़ लीज होल्ड है और कुछ उसमें एकड़ फ्री होल्ड है। और ये 7.7 एकड़ का एक स्कूल है। तो हमने स्वामी जी से ये कहा कि जो मेडन होटल पे जो काम हुआ उसके बाद रेजिडेंशियल में अगर कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो गई है ना, क्योंकि 2007 का ऑर्डर कहता है कि आप प्लॉट को या तो टोटली रेजिडेंशियल कर लो या टोटली इंस्टीट्यूशनल कर लो, ठीक है। 3 स्कूल ऑलरेडी बन चुके हैं। GD गोयनका बन गया वहाँ पे, सेंट मार्गरेट बन गया, विजय गोयल जी का स्कूल बन गया। तो 3 स्कूल जो मास्टर प्लान के हिसाब से जो था तब का, 3 स्कूल तो बन गए। तो ये स्कूलों की लैंड पड़ी है, इसको रेजिडेंशियल में कन्वर्ट कर दो। आपको अपना स्कूल बनाना ही है, आप पूरे 7.7 एकड़ पे बना लो, हमें वो 2-2 एकड़ दे दो, उसमें दोनों ही एडजस्ट हो जाएंगे। आप पूरी 120 की बजाय 420 काट लो, और हम जो 20 है हमें अपनी जगह दे दो, हम अपना पार्क पूरक सब कुछ बना लेते हैं, आपकी समाधि भी बना देंगे। मैं अब समाधि क्यों यूज़ कर रही हूँ, बहुत दिल दुखी हुआ था मेरा जब हम गए थे आपके पास, आपने कहा कि बड़ी प्राइम लोकेशन है, यहाँ मैं शमशान भूमि बनाऊंगा। स्वामी जी, आपकी बात का जवाब आपकी बात से दे रही हूँ, आपकी समाधि का। बहुत दिल दुख हुआ था उस दिन मेरा। 80-80, 90-90 साल के लोगों को आप ये बोल रहे थे कि यहाँ शमशान भूमि बनाएंगे, जिधर हमारे सपने थे घर के। अभी आप क्या चाहते हैं स्वामी धर्मदेव जी से, या मतलब आपको मिल जाए? देखिए, स्वामी जी को मैं तो जानती नहीं थी, ना मैं कृष्णदेव स्वामी को जानती थी। हाँ, अमरदेव एजुकेशनल ट्रस्ट स्कूल पे पापा के साथ ज़रूर गई थी, वहाँ का माहौल देखती थी, मलखम, सिलाई की मशीनें, और सोचती थी ऐसा ही कोई स्कूल हमारे यहाँ पे खुलेगा जहाँ पे हमारी भाषा सिखाई जाएगी, क्योंकि पापा मम्मी के जाने के बाद अपनी भाषा ना बोलने का दुख बहुत था मुझे। पर धीरे धीरे पता लगा कि वहाँ तो अब 50 फैमिलीज़ भी नहीं रहती हैं। स्कूल बनता बहुत अच्छा लगता, और ईश्वर सिंह और मोनल और संजय जैन और पावा तो यही चाह रहे थे कि 2 एकड़ में स्कूल बने और बाकी 4 एकड़ फ्लैट बनाने के लिए यूज़ हो। मैं तो आपको हर बार हर मैसेज में यही बोलती हूँ कि आप 4 एकड़ में स्कूल बनाओ, हमारी बिरादरी का नाम तो हो, बाकी आप एग्रीड मेंबर्स को दो, क्योंकि 60 प्लॉट तो कर सकते हैं, और नियत हो तो सारे एडजस्ट भी हो सकते हैं मैनेजमेंट कमेटी के परिवार को छोड़ के। हर परचेज़र जिसका पैसा लगा, चाहे उसने विश्वास से लगाया,
चाहे बेवकूफ़ बन के लगाया। ऐसे लोग भी हैं, पुलिस से भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं जिससे उसने काम करवाए, क्योंकि झुग्गियाँ बनी, मसले हुए, सॉल्व करवाए उनसे, पर उनको क्या दिया? लो जी, एक शेयर पढ़ लो। चीटिंग तो उनके साथ भी हुई, मैं नहीं कहती कि उनको ना मिले उनको भी, पर उनसे जो चीटिंग हुई उसके हिसाब से। हमसे जो चीटिंग हुई, हमारा तो कंधा ही यूज़ किया ना आपने, हमारे बलबूते पे तो इतने शेयर बेचे, वो पैसा भी तो आपने खाया। सोसाइटी एक पैरेलल RWA चल रही है, एक सोसाइटी चल रही है, आप NOCs दे रहे हो, वो पैसा कहाँ है सारा? आप कहते हो पैसा लग जाएगा, नक्शे पास कराने हैं, MCD खाएगी, DDA खाएगी, हर बंदा खाता है इनसे। क्या कोई भी, मतलब इतना हिंदुस्तान में करप्शन हो गया कि हर एक बस बंदा खाना ही चाहता है? क्या कोई, क्योंकि आपने गलत किया, आप गलत करवाना चाहते हो, तभी आपको पैसा खिलाना है। अगर आपका काम सही होगा, अगर आप सच के रास्ते पे हो, तो आपके काम वैसे ही हो जाएंगे। हमारे चैनल के माध्यम से आप ट्रस्टी जगदीश पावा जी को या धर्मदेव जी को, स्वामी धर्मदेव जी को कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? स्वामी धर्मदेव जी से पहले मैं ट्रस्टी जगदीश पावा, पहले तो स्वामी जी ये बताएं कि क्या जगदीश पावा ट्रस्टी है भी सही? क्योंकि हम तो जगदीश पावा के नाम से, बात से ही जान रहे हैं ना कि वो ट्रस्टी है। क्या वो सच में ट्रस्टी है? एक तो वो खुद बताएं, और वो क्यों ऐसे डिले टैक्टिस कर रहा है जब उसे पता है ट्रस्ट पार्टी है ना हर WPC में। तो उसने जो अब कर्नल वाधवा के थ्रू RCS के लिए जो कार्रवाई करने के लिए WPC डाली, उसमें उसने 69 मेंबर्स कैसे दिखा दिए, जब स्वामी जी 48 मांगते हैं। WPC में 37 है, आप 69 की कैसे डाल रहे हैं? तो स्वामी जी अब आप बताइए, आपके ट्रस्टीज ने इलीगल किया, आपने उनसे लीगल की बात क्यों नहीं करी? आप अपनी आंखों पे गंधारी की तरह पट्टी बांध के बैठ गए, और वो अंधे धृतराष्ट्र पर्चियां बांटते रहे। उन्हें नहीं पता कि वो क्या बांट रहे हैं, अंधों की तरह ही तो पर्चियां बांटी ना, और ये गंधारी बने बैठे रहे। अभी कितने परिवार ओरिजिनल रहते हैं जिनको जगह प्लॉट नहीं मिला है? देखिए, जो RCS ने अब लिस्टें बनाई हैं पब्लिक नोटिस निकालने के बाद, वो मुझसे छुपाई जा रही हैं। मुझे पता चले और मैं इन कागज़ों से उसको देखूं और उन मेंबर से मिलूं, वो नंबर अगर इन नंबर से टैली हो जाते तो वो तो ओरिजिनल है। 37 है तो 37 है, पर अगर 37 मेंबर्स में कोई मतलब नंबर, कोई जो हाई कोर्ट के हैं उसकी बजाय कोई और नंबर डाल दिए जाएंगे, जो कि सुनने में आ रहा है कि पावा करवा रहा है, तो वो फिर ओरिजिनल नहीं होंगे ना। ये जो हाई कोर्ट के 37 नंबर हैं, या जो ईश्वर सिंह ने काट दिए कुछ नंबर जो इनमें आते हैं, या 93 की लिस्ट में आते हैं, और वो प्रूफ करते हैं कि हमारा शेयर हमारे पास है, सबसे पहले तो प्रायोरिटी हाई कोर्ट वाले मेंबर्स को देनी चाहिए। फिर अगर इनमें से, या मेडन होटल में जो चवन्नी खा चुके हैं उनको 75 अपना चाहिए, तो उनको सेकंड कैटेगरी में रखो, परचेजर को थर्ड कैटेगरी में रखो। इंटेंशन चाहिए। वक्त गुजरता जा रहा है। DDA को कब से हमने जवाब देना था, अगस्त से हम जवाब नहीं दे पाए हैं। लिस्टों में डिले पे डिले हो रही है। परचेजर्स के शेयर जिनको बेचा पावा ने, उनके शेयर्स कि उनको मेमो आ गए, 30 तारीख को उनको जवाब देने हैं। तो क्या मॉरली स्वामी जी आपकी भी नहीं है इसमें जिम्मेवारी? उनके ट्रस्टी ने बेचे हैं ये शेयर, उन लोगों का दुख क्या स्वामी जी का दुख नहीं होना चाहिए? हमारा दुख बहुत बड़ा है। हम तो 1953 से 100 रुपये से ही, पर उस वक्त 100 रुपये की कीमत सोचिए साहब, उस वक्त वो 100 रुपया क्या मायने रखता था। 1953 में जो बंदा उजड़ के, जिसके पास ना छत था ना खाने के लिए कुछ था, और यहाँ पे उसके पास नौकरियों की तलाश थी, नौकरियाँ कहाँ मिली थी? कोई जामुन बेचता था, कोई फेरी से टॉफ़ी बेचता था, कोई फेरी से कपड़ा बेचता था, और बड़े बड़े परिवार थे। ये नहीं कि 1-2 बच्चे थे, किसी के 5, किसी के 10, किसी के 12 बच्चे थे। उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका कपड़ा लत्ता,
उसमें से उसने 100 रुपया निकाल के इस सोसाइटी को दिया कि मेरी एक छत होगी, मेरे बच्चों के लिए एक छत होगी। उस पैसे की कितनी अहमियत होती है। परचेजर ने तो अपना ब्लैक का पैसा उठाया और एक इन्वेस्टमेंट कर दी, ये भी नहीं देखा कि ज़मीन है भी कि नहीं, इस प्लॉट पे कोई केस तो नहीं चल रहा, ज़मीन कहाँ पड़ी है, कोई वेरीफाई किया। आप कुछ भी खरीदने जाते हैं, आप वेरीफाई करते हैं ना कि ये चीज़ है कि नहीं है। तो बिना वेरीफाई किए इन्होंने जो भी खरीदा, इनका असली केस तो पावा और ईशा सिंह जैसे लोगों पे लगता है, पर क्योंकि हमारी बिरादरी का नाम लेके किया। और मुझे पता है ओरिजिनल मेंबर्स जानते हैं कि ऋतु इतने सारे ऑफर्स आने के बाद भी नहीं अपने रास्ते से डगमगाई है। अगर वो कुछ करेगी तो अच्छा ही करेगी, पर पावा ऐसे लोगों को मिसलीड कर रहा है। मोनल के ऊपर जब से 156 की कार्रवाई हुई, वो बैक सीट हो गया है, वो अब वहाँ पे भीड़ लेके नहीं आएगा, मुझे इतना भरोसा है। और जितने भी मैनेजमेंट के कमेटी के मेंबर्स हैं, उनको भी बैक सीट जाना चाहिए। उनके माँ बाप, दादा दादी सब लोग ले चुके। लालच को छोड़ दीजिए, अंतरात्मा से सोचिए, क्योंकि हम जो भी करते हैं हमें यहाँ पे जवाब देना पड़ता है। मैं इस चीज़ को अच्छे से देख चुकी हूँ अपनी ज़िंदगी में। हम जो भी करेंगे, हमारे जो भी कर्म होंगे। 2000 में पापा चले गए, 2005 में मम्मी चली गई। हालात ऐसे थे कि हम एक रोटी का नवाला नहीं कर सकते थे। भगवान ने ऐसे ऐसे वसीले बनाए कि हम इज्जत से सिर उठा के जिए हैं, उनके कर्मों की वजह से, मेरे दादाजी के कर्मों की वजह से। उनके अच्छे कर्म हमें हर स्टेप पे बचाते आए हैं। आप जो अच्छा काम करोगे आपके भी काम आएगा। ऋतु जी, इस विषय पर और कुछ बोलना चाहेंगे आप? इस विषय पे तो नहीं, हाँ, पंजाबी समाज के बारे में एक बात कहना चाहती हूँ। एक, हम रिफ्यूजी नहीं हैं, हम तो भारत के उस तरफ से इस तरफ आए थे, ये मैंने शायद इसमें पहले भी कहा है। दूसरा, पंजाबी ही नहीं, हम सराइकी वाले भी पंजाब का ही हिस्सा हैं। हम 36 बिरादरियाँ, चाहे वो डेरा इस्माइल खां की हों, डेरा गाजी खां की हों, मुल्तान की हों, मियाँ वाली हों, भावलपुर की हों, हाँ, सिंध की हों, 36 बिरादरियाँ वहाँ से आई थी। और सिर्फ अरोड़ा और खत्री नहीं आए थे। फ़क्र है कि हम अरोड़े हैं, फ़क्र है कि हम खत्री हैं, पर सिर्फ अरोड़ा और खत्री नहीं, जैन भी आए थे। और एक चीज़ और कहूँगी, सिख तो हमारे बड़े भाई हैं। हमारा जो परिवार होता था, मेरे अपने परिवार की बात बोलूं तो मेरे परदादा सरदार प्रेम सिंह की पहली बीवी से कोई भी औलाद नहीं थी, तो उन्होंने एक सुखना मांगी थी कि मेरा जो दूसरा ब्याह हो रहा है, अगर इससे बच्चा हुआ तो मैं उसे सरदार बनाऊंगा। इसी तरह मेरे दादाजी की भी 2 शादियां हुई, पहली वाइफ से कोई भी बच्चा नहीं था, दूसरे से उन्हें सुखना मांगी कि मैं अपने बच्चों को सरदार बनाऊंगा। तो इसी तरह मेरे जो नानका परिवार है, मेरी जो नानी है वो सरदार परिवार से आती है, और उसने, मेरे नाना जी आर्य समाजी थे, पर मेरे जितने भी मामा मामी मामा हैं सारी और मासियाँ हैं, पहले गुरुद्वारे जाते हैं, जबकि केश नहीं रखे हुए। तो ये सिख जो है, हमारे परिवारों के बड़ा बेटा जो हिंदू की रक्षा के लिए आगे आया, वो हमारे ही परिवार का हिस्सा है। आपने लॉकअप की इसी विषय को लेकर ही आप उससे बताएंगे? इस विषय को लेकर भी, और मेरा लॉ में शुरू से रुझान था, क्योंकि सरदार बसंत सिंह मुंगिया, सरदार संतोख सिंह के कज़न ब्रदर, वो सुपरिटेंडेंट बार काउंसिल रहे 60-70s में, और बहुत उनका नाम है। और बताया कि शायद नहीं बताया, सरदार संतोख सिंह के 11 बच्चे थे, बहुत प्रॉपर्टी थी, और प्रॉपर्टी होती है तो झगड़े भी होते हैं। तो झगड़े बचपन से देखे हैं, और पापा को लिटिगेशंस में देखा,
अपने ऑफिस के भी उन्होंने पेंशन के मामलों में भी हमेशा जीत पाई। उनका नाम ही जीत था और वो जीतते थे। तो बसंत सिंह मुंगिया, पापा रणजीत सिंह मुंगिया को जिस तरह केस स्टडी करते देखती थी तो मन में शुरू से था कि मैं एडवोकेट बनूंगी, और टीचर्स को भी था कि ये या तो जर्नलिस्ट बनेगी या एडवोकेट बनेगी। विनोद दुआ भाई साहब, वो भी हमारी रिश्तेदारी में है, वो भी कहते थे ये लड़की एडवोकेट बनेगी। पर कुछ कारण ऐसे बने, जब मेरा जेएनयू का एग्ज़ाम रिटन और वाइवा दोनों क्लियर हुए, उस टाइम पे जेएनयू की बहुत रेपुटेशन थी, मैंने क्लियर किया, सब बहुत खुश थे क्योंकि मैंने ही इंडिया में रहना था और मेरे पापा मम्मी सबका वीज़ा लग गया था, उन्होंने यूएस जाना था। वो सपना मेरे मामा जी के गुजरने से पूरा नहीं हुआ था और मैंने तब बीएड करके, क्योंकि वो टाइम लैप्स हो गया था, बीएड करके टीचिंग करी। वो भी बहुत अच्छा दौर रहा, बहुत कुछ सीखा मैंने उस दौर पे। और जब मैंने शादी करी 2018 में, क्योंकि पढ़ने की बहुत ललक थी, पढ़ी और फिर पापा मम्मी का हुआ, छोटे बच्चे दोनों बहन भाई को देखना था। जब शादी करी तो हस्बैंड को जब पता चला कि इतने सारे केसेस में उलझी हुई है और जीत रही है और इतने अच्छे से जिरा भी करती है, तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हें करना चाहिए। उन्होंने जाके मेरा एडमिशन करवाया और एलएलबी तो होगी 2022 में। और जब रिज़ल्ट आया तो प्रिंसिपल के साथ बैठ के इन्होंने कहा कि इसका, उन्होंने कहा एलएलएम करेंगी मैम। इन्होंने मेरे वहीं पे मेरे से भी नहीं पूछा, दोनों ने मेरा एडमिशन एलएलएम में भी कर दिया और मेरे एलएलएम का रिज़ल्ट अब किसी भी वक्त आ जाएगा। तो इस तरह से मेरी एलएलबी हुई। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि मुकदमे लड़ते लड़ते आप वकील बन गए। हाँ, मुकदमे, लोगों को डिग्री पहले लेते हैं, एक्सपीरियंस बाद में। मुझे एक्सपीरियंस पहले हुआ। ये सोचिए कि मैं 2.5-3 साल की थी तब से ही कोर्ट जाती हूँ। चलो ठीक है, तो फिर हम इस मुद्दे पे दोबारा और भी बातें करेंगे और किसी से इस विषय को लेकर नई जानकारी या जो भी होता है फिर आपसे दोबारा मिलेंगे। मैं बहुत दिल से चाह रही हूँ कि आपके चैनल के थ्रू स्वामी धर्मदेव, बहुत कड़वे वचन भी बोलती हूँ उनके अगेंस्ट, मेरी आवाज़, मेरा दर्द उन तक पहुँचे। ये दर्द सिर्फ मेरा नहीं है, गोपीचंद भाटिया का भी है। मक्कड़ अंकल जो चले गए फतेह कहते हुए, उन्होंने हमेशा मुझे कहा कि मेरी बच्ची की फतेह होगी, वो सबको हक दिला के रहेगी। काशमा आंटी आईसीयू में थी, बहुत कमज़ोर थी, उन्होंने कहा ये मेरी झांसी की रानी है, ये सबके लिए लड़ेगी। हमारे इतने सारे बुजुर्ग आज डेथ बेड पे हैं, हालात उनके ख़राब हैं। उनके कानों में ये बात पड़ जाए कि हाँ, प्लॉट के लिए स्वामी जी राज़ी हो गए, मिलेगा। विकेश सेठी जी उनको स्टेज पे बुला के एक मान सम्मान कर दें कि हाँ, ये आपका भी है, ये प्लॉट आपके भी इसमें इमोशंस जुड़े हुए हैं, समझ रहे हैं। वकीली तौर पे मैं इस पे बहुत कुछ कर सकती हूँ, पर फिर बहुत कुछ ख़त्म होगा। एक इंसान के नाते मैं स्वामी जी को एक अपील कर रही हूँ कि सबको बचा लीजिए, नहीं तो क्योंकि इसमें इतना गंद है, इसको या तो पूरी सफाई करनी पड़ेगी। गलती आपके ट्रस्टीज़ की है, आपकी है, क्योंकि आप बड़े हैं। मैं इसमें सबसे छोटी हूँ। आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ स्वामी जी, आप इसमें कुछ करिए। 30 तारीख आखिरी है और वो लोगों को आपके ट्रस्टीज़ ने बेचा हुआ है और हम लोग तो सफ़र कर ही रहे हैं। वो मुकदमेबाजी करेंगे जो परचेज़र हैं डिले करने के लिए, उसकी भी तोड़ है मेरे पास, सारा तोड़ है। पर क्यों हम किसी तोड़ पे पहुँचे, क्यों ना किसी जोड़ पे पहुँचे। विकेश सेठी जी के साथ में मनीष तिवारी जी, पुनीत ईसर जी, आप लोग भी बीजेपी में हैं, इस मुद्दे को थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा संभालिए। मैं नहीं चाहती
कि ये स्टे ऑर्डर लेके मैं आपके मंचन में ना पिछले बार डाला था, ना इस बार कोई विघ्न करना चाहती हूँ, पर ज़िद्दी बहुत हूँ। अगर मुझे आपके तरफ से कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं मिलता कि आप इस मंचन के बाद क्यों, भूमि पूजन तो हो गया, इस मंचन से पहले ही पार्टीशन ऑफ प्लॉट कर दें, ताकि हमारी उम्मीदों को एक सहारा मिल जाए, एक टेक मिल जाए कि आज जो मंचन हो रहा है, जैसे मैं हमेशा कहती रही पिछली बारों में, सत्य का केवल मंचन या सत्य की स्थापना। इस बार सत्य के मंचन के साथ सत्य की स्थापना भी हो जाए तो शायद श्री राम सच में हमें आशीर्वाद देंगे। सिर्फ मंचन मत करिए, सिर्फ जोत मत जगाइए, सत्य की स्थापना करिए। जोत जगानी है तो पंचनद के बच्चों के मन में जगाइए, विश्वास की, त्याग की, उस जुझारूपन की जो 1947 में था।